क्या हो, आप लोग ना सुधरिएगा ना। एकदम जो है, क्या कहा जाए। अभी कोई लड़की जो है, किसी लड़की पे कमेंट किया है लड़का सब। ठीक है, कौन है? हाँ, खड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी लड़का को पहचानते हैं? किसी लड़का को पहचानते हैं आप? हाँ बोलिए तो, एगो फटा लाइए तो। को आज हम नानी याद दिला देते हैं। फटा कहाँ है जी? है फटा लो। कौन ही लड़का है? अच्छा ठीक। हाँ, कितना बजे आप बोले हैं? अच्छा ठीक, आप बैठिए, यहाँ बैठिए। है फटा भेजिए। है, बैठिए ना आप लोग, बैठिए। आप लोग बैठिए, बैठिए आप लोग बैठिए। हाँ, लड़की वो झूठ बोल रही है, मतलब वो लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़का कमेंट किया ना आप पे? और कोई लड़का? दो तीन लड़का। दो दिन पहले भी। हाँ, ये बोला है। है, क्या हुआ जी है? वो भी लड़का है ऊपर, और ऊपर भेज रहे हैं, भेज दीजिए। दीजिए तो। एक बात बता है, तो वो लड़की झूठ बोल रही है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, सुनिए। लड़की के बयान का एविडेंस सुनिए ना। अरे सुनिए, सुनिए ना, सुनिए ना पर हमको बोलने दीजिए ना। आप तो हमको बोलने भी नहीं देते हैं। ठीक। अच्छा ठीक। देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं। कोर्ट में लड़की कुछ भी बोल दी, सबूत हो या ना हो, लड़की का स्टेटमेंट ही सबूत होता है, समझिएगा। अब भारतीय न्यायिक प्रणाली में है ऐसा। भारतीय न्यायिक प्रणाली को आप बदल सकते हैं? हाँ, भारतीय न्यायिक प्रणाली को बदल सकते हैं नहीं ना? वो लड़की आपको देखी है तब ना बोल रही है। बोलिए, अगर हम बोले होंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। हमको सरकारी नौकरी नहीं होगा। जय जय जय। ऑनलाइन क्लास कर रहा था ये, प्रभु सर के क्लास में क्लास कर रहा था। ये पीछा बैठ, अच्छा ठीक है जी। हे भगवान, हम आपको क्या बोले। हमको तो पता नहीं, रोने का मन करने लगा है अब। सही बता रहे हैं हम आपको, समझे। देखिए, लड़की के ऊपर कमेंट मत कीजिए। हो बताइए, कितना दिन आपके क्लास में तो हमको लगता है दो तीन बार, हम दो बार तो हमको याद है हम समझाए हैं, कितना बढ़िया से समझाए हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं, कुछ लोग पता नहीं क्या है, एकदम क्यों कमेंट करते हैं बताइए ना। कमेंट करने से क्या कुछ मिलेगा? फिर चार को बात कह देते हैं ना, तो कहते हैं कि सर बोलते हैं, समझे।
एक बात बताइए, कमेंट फालतू का डिस्टर्बेंस हुआ ना, अब ये आज आए तो पढ़ाते ना कि यही सब बात खोलते, बताइए बेवजह का टाइम वेस्ट हो रहा है। कहां पे आपको बोला है, थोड़ा बोलिए तो, सीसीटीवी कैमरा कहां पे, एक लोकेशन बताइए तो, कोचिंग में कहां पे बोला है लोकेशन? सबसे नीचे सीढ़ी के पास, जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं वहां पे, हाँ वहां पे तो लगा हुआ है सीसीटीवी। ठीक है, आप क्या बजे इंटर किए? एक टाइम थोड़ा सा, यानी 5-10 मिनट गैप भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे बोल सकते हैं, 5-5 के आसपास। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम देखते हैं, दिखवाते हैं 5-5। ठीक है, देखते हैं हम लड़का को, हो सकता है ये ना हो, आप गलत देख लिए हो। ठीक है, ये तो बोल रहा है कि हम ऊपर में क्लास कर रहे थे, तो ये ठीक है। अच्छा ठीक है, हम देख रहे हैं, क्या बोले अब आप लोग को, ये सब गलत बात है, समझे? अब क्या बोले, देखिए आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग कहिएगा हम आपका पैरों पकड़ लेंगे, कृपा करके लड़की पे कमेंटबाजी ना करे, समझ गए? यही रिक्वेस्ट है, और ज्यादा मूड खराब कीजिएगा ना तो हम कूट देंगे, इतना कूटेंगे ना कि पटना का कोई हॉस्पिटल ने भर्ती लेगा, हम कूटेंगे तो, इतना बात आप विश्वास कर लीजिए, समझे? मारते हैं तो बड़ी मारते हैं हम, हाथ गोर मुंह तोड़ देते हैं, समझे? विकलांग बना देंगे, इतना मारेंगे ना विकलांग बना देंगे, कुछ के लायक नहीं रहिएगा, हाथ काट लेंगे, गोर काट लेंगे हम, समझे? हंस रहे हैं, मूड खराब आज आप लोग इतना कर दिए हैं ना। ठीक है, बाय, जाइए, आज छुट्टी है, जाइए भागिए। ऐसे आप लोग कमेंटबाजी कीजिएगा तो क्या करेंगे, छुट्टी है ना देंगे? जाइए, आज छुट्टी है, जाइए भागिए, भागिए, आज क्लास बंद है, सिर्फ ऑनलाइन वाला सबको पढ़ेंगे, भागिए। ऑफलाइन है, ऑफलाइन वाला खाली करवाइए, तो ये सब ऐसे नहीं मानेगा, एक आध रोज क्लास बंक होगा ना अपने मानेगा, सिर्फ ऑनलाइन क्लास होगा, ऑफलाइन नहीं होगा आज क्लास, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ेंगे। जाइए भागिए, भागिए, कमेंटबाजी करने के लिए हैं, जाइए रोड पे, जाइए कमेंटबाजी कीजिए। लड़की लोग बैठे रहिए, लड़का लोग को निकालिए, सबको, सब लड़का को निकालिए, लड़का को निकालिए। ऐसे थोड़े मानिएगा आप लोग ऐसे थोड़े मानिएगा, एक आध रोज क्लास नहीं करवाएंगे ना तो अपने मान जाइएगा, अपने कमेंटबाजी नहीं कीजिएगा। क्या कीजिएगा, एक रोज क्लास बंक होने दीजिए, ठीक है? अपने आकर के घूम के जाएगा, अगले क्लास से कमेंटबाजी तो कम से कम नहीं करेगा, कम से कम इतना तो सोचेगा ना कि अगर कमेंट किए, कंप्लेन आया तो फिर क्लास बंद हो जाएगा, इतना तो होना चाहिए ना जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम से होना चाहिए, समझे? इससे पहले हम 2 बार समझाए ना कि कमेंटबाजी नहीं करना है, अजीब नोटंकी बना करके आप लोग रखे हुए हैं, अब एक के कारण सबका क्लास भी तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बात तो ये भी है। कपार कान ढा देंगे हम आज। गुस्सा बहुत आ रहा है, समझे? लेकिन क्या करें, आगे में मत बैठा कीजिए आप लोग, ठीक है? हम क्या बोले अब, बंद कर देना आज, ऐसे नहीं मानेगा, नहीं मानेगा ऐसे ही सब। लेकिन फिर बंद करने के विषय में सोचते हैं तो फिर लगता है कि बहुत लड़का तो मैक्सिमम तो निर्दोषे है, एगो दूगो तीनगो के कारण इतना निर्दोष लोग का क्लास बंक हो जाएगा। ऐसा करते हैं, चोल साम्राज्य को शॉर्ट में खींच देते हैं, एगो चैप्टर खत्म, समझ? बस पढ़ाएंगे लेकिन चोल साम्राज्य को अब एकदम शॉर्ट में खींचेंगे। चाहिए कमेंटबाजी कीजिए, और अब यही करेंगे।
जिस रोज कमेंट हुआ उस रोज वो टॉपिक खत्म, चाहे खत्म हो या ना हो, खत्म। ठीक है, चोल ना पढ़ा रहे थे? हाँ, तो आगे जो है यही होगा अब उपाय। चलिए पढ़ाएंगे, लेकिन चोल जो है 10 मिनट में खत्म अब। ठीक है, आइए पहले रिवीजन करते हैं। हाँ, तो आप एकदम कुत्ता का पूछड़ी हो गए हैं, एकदम कितनों तेल लगा दीजिए, घी लगा करके सीधा कर दीजिए, फिर टेढ़े हो जाएंगे। तो आपको सीधा करने के लिए कुछ करना होगा ना जी। अब 2-4 गो के कारण जो है पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। अजीबो गरीब हाल बना करके रखे हुए हैं आप लोग। एगो चैप्टर खत्म आज, देखिए ना। आज आप अब देख लीजिए ना चोल, देख लीजिए अब आप चोल से अब आपसे क्वेश्चन बन जाए तब आप कहिएगा। मेरे नाम पे आप कुत्ता पाल लीजिएगा, चोल से क्वेश्चन बन जाए तब, समझे। और चोल हम आपको पहले ही बोले थे बहुत महत्वपूर्ण है। अब चोल से क्वेश्चन बना लीजिएगा आप परीक्षा में। अब रिविजनों नहीं करवाएंगे, ऐसे नहीं ना मानिएगा ना, सजा तो मिलेगा। चलिए अब शांत रहिए। क्या बता रहे थे? दीजिए कॉपी दीजिए। हाँ, चलिए आ जाइए। अब किसके विषय में बता रहे थे? राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल के विषय में बता रहे थे। मूड खराब करके आप लोग रख देते हैं। अब डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग कीजिएगा क्या। बढ़िया से पढ़िएगा या कैसे पढ़िएगा, ये आप ही के ऊपर छोड़ दिए हैं अब। हाँ हाँ, राजेंद्र प्रथम, देखिए राजेंद्र प्रथम साम्राज्यवादी था। राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीता, पूरे श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर राजेंद्र प्रथम शैलेंद्र साम्राज्य को जीता। राजेंद्र प्रथम बंगाल को जीता। राजेंद्र प्रथम जब बंगाल को जीता तो बंगाल को जीतने के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम जो है बंगाल को जीतने के उपलक्ष्य में अपनी राजधानी तंजौर के बगल में, चोलों की राजधानी हुआ करती थी तंजौर। हम आपको जब चोल पढ़ाना प्रारंभ किए थे तो उसी समय हम आपको बता दिए थे कि चोलों की राजधानी कहां हुआ करती थी? तंजौर। कहां हुआ करती थी? तंजौर। तंजौर हुआ करती थी, समझ गए, तंजौर हुआ करती थी। तो चोलों की राजधानी जो तंजौर हुआ करती थी, तंजौर के बगल में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम नामक शहर को बसाया। तंजौर के बगल में राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगई कोंड चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर को बसाया। गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर को बसाया और इस नगर में राजेंद्र प्रथम ने एक तालाब बनवाया। इस नगर में राजेंद्र प्रथम ने एक तालाब बनवाया और उस तालाब में गंगा के पानी को डलवाया। उस तालाब में गंगा के पानी को डलवाया, जिस वजह से उस तालाब को चोल गंगम कहा जाता है। जिस वजह से उस तालाब को क्या कहा जाता है? चोल गंगम, चोल गंगम कहा जाता है। और जब राजेंद्र प्रथम ये सब काम किए तो इस उपलक्ष्य में जो है राजेंद्र प्रथम ने, इस उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने जो है एक उपाधि भी धारण की थी। और राजेंद्र प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी वह उपाधि था गंगई कोंड चोलदेव। गंगई कोंड चोलदेव की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने धारण किया। गंगई कोंड चोलदेव, गंगई कोंड चोलदेव की उपाधि जो है आपको राजेंद्र प्रथम ने धारण किया। राजेंद्र प्रथम के बाद राजेंद्र द्वितीय हो गए, अधिराजेंद्र हो गए, ये सभी शासक बने। लेकिन चोल वंश के जो अंतिम शासक है, चोल वंश के अंतिम शासक के तौर पर जिक्र मिलता है राजेंद्र तृतीय का। राजेंद्र तृतीय का, तो नीचे से लिखिएगा आप
लिखिएगा। बंगाल विजय के उपलक्ष्य में, बंगाल विजय के उपलक्ष्य में बंगाल विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने बंगाल विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर के बगल में 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 तंजौर के बगल में गंगईकोंडचोलपुरम 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 नामक नगर को बसाया। गंगईकोंडचोलपुरम नामक नगर को बसाया तथा उसे अपनी राजधानी नगर बनाया 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 राजधानी नगर बनाया फुल स्टॉप। इस नगर में राजेंद्र प्रथम ने इस नगर में राजेंद्र प्रथम ने एक तालाब भी बनवाया। इस नगर में राजेंद्र प्रथम ने एक तालाब भी बनवाया। इस नगर में राजेंद्र प्रथम ने एक तालाब भी बनवाया। तालाब भी बनवाया। उस तालाब में गंगा नदी के जल को डलवाया गया। उस तालाब में गंगा नदी के जल को डलवाया गया जिस कारण उस तालाब को चोलगंगम नाम दिया गया। जिस कारण उस तालाब को चोलगंगम नाम दिया गया। जिस कारण उस तालाब को चोलगंगम नाम दिया गया। चोलगंगम नाम दिया गया। नीचे से नेक्स्ट पॉइंट। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडचोलदेव और कडारकोंड गंगईकोंडचोलदेव और कडारकोंड गंगईकोंडचोलदेव और कडारकोंड जैसी उपाधियां धारण की। कडारकोंड जैसी उपाधियां धारण की। नेक्स्ट पॉइंट। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुए। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुए। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुए। चलिए आगे हेडिंग मारिए चोल प्रशासन। चोल प्रशासन। चोल प्रशासन।
चोल प्रशासन, चोल प्रशासन, चोल प्रशासन। देखिए ध्यान दीजिएगा, चोल प्रशासन को समझिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में हर कालखंड की भांति इस कालखंड में भी राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली हुआ करता था। और जैसे हर कालखंड में आपने सुना है, राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था, उसी प्रकार से चोल काल में भी राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद हुआ करता था। और चोल काल में राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए जो मंत्री परिषद होता था, उस मंत्री परिषद को उडन कुट्टन कहा जाता था। उडन कुट्टन, उस मंत्री परिषद को उडन कुट्टन कहा जाता था। उडन कुट्टन, उडन कुट्टन। और चोल राजवंश की एक विशेषता थी, चोल राजवंश की एक विशेषता ये थी कि जो चोल शासक होते थे अपने निधन से पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। जो चोल शासक होते थे, चोल शासक अपने निधन से पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। और चोल काल की एक विशेषता यह भी थी कि जो चोल काल था, चोल काल में राजाओं की मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाती थी और उसकी पूजा अर्चना की जाती थी। दो ऐसा राजवंश रहा है जिस राजवंश के शासकों की मूर्ति मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा की गई है। एक राजवंश चोल और एक राजवंश जो है कुषाण। कुषाण शासकों की प्रतिमा मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा की जाती थी और चोलकालीन शासकों की भी प्रतिमा जो है मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा की जाती थी, उसकी पूजा की जाती थी। और चोल काल के जब आप प्रशासन को देखते हैं तो चोल काल में दो प्रकार का प्रशासन आपको देखने को मिलता है, एक केंद्रीय प्रशासन, दूसरा स्थानीय स्वशासन या स्थानीय प्रशासन। एक केंद्रीय प्रशासन और दूसरा स्थानीय स्वशासन। दो प्रकार के प्रशासनिक संगठन जो है आपको चोल काल में देखने को मिलते हैं। तो जो केंद्रीय प्रशासन है उसकी भी चर्चा करेंगे और जो स्थानीय स्वशासन है उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन नीचे से 2-4-5 पॉइंट पहले लिखिए, फिर आगे बताएंगे। लिखिएगा, चोल काल में राजतंत्रात्मक एवं चोल काल में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत चोल काल में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का चोल काल में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन हुआ करता था। फुल स्टॉप। इस समय राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग, इस समय राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग, इस समय राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु, इस समय राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु जो मंत्री परिषद होता था, इस समय राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु जो मंत्री परिषद होता था उसे उडन कुट्टन कहा गया। उसे उडन कुट्टन उसे उडन कुट्टन कहा गया। लिखिएगा नीचे से नेक्स्ट पॉइंट। चोलकालीन राजाओं के प्रतिमा, चोलकालीन राजाओं के प्रतिमा मंदिर में स्थापित करके
चोलकालीन राजाओं के प्रतिमा मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा की जाती थी। चोलकालीन प्रतिमा मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा की जाती थी। उसकी पूजा की जाती थी। चोलकालीन राजा, हाँ ठीक है, राजाओं की प्रतिमा। इससे पहले एक मिनट उसी में, चोल काल से पहले, इससे पहले ना ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाएगा, आप लोग तो क्या हैं वो हमको पता है। चोल काल से पहले, चोल काल से पहले, चोल काल से पहले कुषाण वंश के शासकों की प्रतिमा, कुषाण वंश के शासकों की प्रतिमा, चोल काल से पहले कुषाण वंश के शासकों की प्रतिमा बनाकर मंदिर में स्थापित किया जाता था। नीचे से लिखिएगा, चोल काल में, नीचे से लिखिएगा, नीचे से, चोल काल में दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था, चोल काल में दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था, चोल काल में दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रचलन देखने को मिलता है। चोल काल में दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रचलन देखने को मिलता है। एक नंबर में केंद्रीय प्रशासन, एक नंबर में केंद्रीय प्रशासन, दो नंबर में स्थानीय स्वशासन। एक नंबर में केंद्रीय प्रशासन, दो नंबर में स्थानीय स्वशासन। दो नंबर में स्थानीय स्वशासन। अब केंद्रीय प्रशासन, अब केंद्रीय प्रशासन, हेडिंग मारिएगा केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, देखिए ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय प्रशासन, समझिएगा चीजों को। देखिए जो केंद्रीय प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत दो प्रकार के पदाधिकारियों का विवरण देखने को मिला है। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो दो प्रकार के पदाधिकारियों का विवरण देखने को मिला है, एक है पेरुंदरम और दूसरा है सेरुंदरम। एक है पेरुंदरम, पेरुंदरम, और दूसरा की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा है आपको सेरुंदरम। दूसरा क्या है? सेरुंदरम, दूसरा सेरुंदरम है। चोल काल में केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी होते थे, जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी होते थे या जो बड़े पदाधिकारी होते थे, उच्च स्तरीय पदाधिकारी या जो बड़े पदाधिकारी होते थे, उस बड़े पदाधिकारी को पेरुंदरम कहा जाता था। वहीं चोल काल में जो छोटे पदाधिकारी होते थे, जो छोटे पदाधिकारी होते थे या निम्न स्तरीय पदाधिकारी होते थे, उसी को सेरुंदरम कहा जाता था, उसी को सेरुंदरम कहा जाता था। जैसे आज के डेट में आप देख सकते हैं, देश का विभाजन प्रांत में, प्रांत का विभाजन जिला में, जिला का विभाजन प्रखंड में, प्रखंड का विभाजन पंचायत में, पंचायत का विभाजन ग्राम में। उसी प्रकार से चोल काल का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि चोल काल में एक विस्तृत साम्राज्य हुआ करता था। चोल काल में जो एक विस्तृत साम्राज्य हुआ करता था, उस साम्राज्य का विभाजन प्रांत में हुआ था, उस साम्राज्य का विभाजन प्रांत में हुआ था। और चोल काल में प्रांत को मंडल कहा जाता था।
फिर प्रांत का विभाजन कमिश्नरी में हुआ था, कमिश्नरी में हुआ था, और कमिश्नरी को जो है वलनाडु कहा जाता था, वलनाडु कहा जाता था या कोट्टम कहा जाता था। कमिश्नरी का विभाजन जिला में हुआ था। जिला की अगर हम लोग बात करें तो जिला को नाडु कहा जाता था, जिला को नाडु कहा जाता था। और जिला का विभाजन प्रखंड में हुआ था, और प्रखंड की अगर हम लोग बात करें तो प्रखंड को जो है खुर्रम कहा जाता था, खुर्रम, प्रखंड को खुर्रम कहा जाता था। और इसके बाद प्रखंड का विभाजन ग्राम में हुआ था, ग्राम में हुआ था। और जो ग्राम था यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। जो ग्राम था, ग्राम जो है आपको प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। और अगर आप चोल काल को देखेंगे तो चोल काल अपने जिस प्रशासन को लेकर के सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा है वह ग्राम प्रशासन को लेकर के जो है चोल काल सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा है। स्थानीय स्वायत्ता, स्थानीय स्वशासन चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए आगे चल करके आप मुगल काल पढ़ेंगे, आगे चल करके आप मराठा पढ़ेंगे, आगे चल करके आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। हर कालखंड की अपनी कुछ ना कुछ विशेषता रही है। जैसे कि अगर आप मराठा पढ़ेंगे तो मराठा प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता रही है अष्टप्रधान, अष्टप्रधान। फिर आगे चल करके जब आप मुगल पढ़ेंगे तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता रही है मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था। तो ये सब बात आप समझेंगे, जब वहां पढ़ेंगे तो वहां पर आप समझेंगे। उसी प्रकार से जो है आपको अगर बात किया जाए चोल काल की, तो चोल काल की प्रशासनिक व्यवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन है। बीपीएससी का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है। बीपीएससी ने इस प्रश्न को 2-3 दफा पूछा है। बीपीएससी इस प्रश्न को थोड़ा सा भाषा परिवर्तित करके 2-3 दफा जो पूछा है उसमें एक बार ये पूछा है कि चोलकालीन प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो स्थानीय स्वशासन। या इसको ऐसे भी पूछा है स्थानीय स्वशासन किस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो आंसर हो जाएगा चोल काल। क्वेश्चन को उलट पलट करके जो है बीपीएससी 2-3 बार इसको पूछा है, समझ गए। अब जब आप स्थानीय स्वशासन पर आएंगे तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत लोकल स्तर पर गांव सब देखने को मिलते थे। और स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो गांव सब देखने को मिलते थे, अगर गांव की बात की जाए तो गांव जो है आपको 2 प्रकार के होते थे। गांव 2 प्रकार के होते थे, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर गांव 2 प्रकार के होते थे। एक आपको बड़ा गांव होता था, एक आपको छोटा गांव होता था। जो बड़ा गांव होता था उसे तन्यूर कहा जाता था, जो बड़ा गांव होता था उसे तन्यूर कहा जाता था। और जो छोटा गांव होता था उसको सिरूर कहा जाता था। छोटे गांव को सिरूर कहा जाता था और बड़े गांव को तन्यूर कहा जाता था। बड़े गांव को तन्यूर और छोटे गांव को सिरूर कहा जाता था, समझ गए। तो ये चीज है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावे गांव में जो लोग रहते थे, जैसे एक ऐसा गांव था जहां पर सिर्फ ब्राह्मण रहता था, एक ऐसा गांव था जहां पर सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोग रहते थे। एक ऐसा गांव हुआ करता था जहां पर सिर्फ और सिर्फ व्यापारी रहा करता था। तो अब देखिएगा, एक आपको उड़ ग्राम हुआ करता था, उड़, समझ गए। एक आपको उड़ हुआ करता था, उड़ के बाद एक दूसरा आपको सभा या महासभा हुआ करता था, सभा या महासभा हुआ करता था। और एक तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा एक हुआ करता था नगरम। क्या हुआ करता था आपको? नगरम, उड़। बात अगर उड़ की जाए तो उड़ ऐसा ग्राम हुआ करता था जहां पर सर्वसाधारण या सभी धर्मों के लोग निवास करते थे, सभी जाति के लोग निवास करते थे, उस गांव को उड़ कहा जाता था। फिर सभा या महासभा, वैसा गांव जहां पर मुख्य तौर पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लोग रहा करते थे, वैसा गांव जहां मुख्य तौर पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लोग रहा करते थे, उसी को सभा या महासभा कहा जाता था। फिर आपको नगरम, वैसे गांव जहां पर व्यापारी रहा करते थे, उसी को नगरम कहा जाता था। उसी को क्या कहा जाता था? नगरम, नगरम कहा जाता था। नीचे से नोट डाउन कीजिए, लिखिएगा। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के पदाधिकारी
मुख्यतः दो प्रकार के पदाधिकारी का विवरण देखने को मिलता है। मुख्यतः दो प्रकार के पदाधिकारी का विवरण देखने को मिलता है। एक नंबर में पेरुंद्रम, एक नंबर में पेरुंद्रम डैश देकर, एक नंबर में पेरुंद्रम डैश देकर, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक नंबर में पेरुंद्रम डैश देकर, एक नंबर में पेरुंद्रम डैश देकर, पेरुंद्रम डैश देकर, उच्च स्तरीय या पेरुंद्रम डैश देकर, उच्च स्तरीय या उच्च स्तरीय या बड़े पदाधिकारी को उच्च स्तरीय या बड़े पदाधिकारी को पेरुंद्रम कहा जाता था। दो नंबर में सेरुंद्रम, उच्च स्तरीय या बड़े पदाधिकारी को पेरुंद्रम कहा जाता था। दो नंबर में सेरुंद्रम, दो नंबर में सेरुंद्रम। निम्न स्तरीय या छोटे पदाधिकारी को निम्न स्तरीय या छोटे पदाधिकारी को सेरुंद्रम कहा जाता था। निम्न स्तरीय या छोटे पदाधिकारी को सेरुंद्रम कहा जाता था। निम्न स्तरीय या छोटे पदाधिकारी को सेरुंद्रम कहा जाता था। नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा। बृहद चोल साम्राज्य को, नीचे से लिखिएगा, बृहद चोल साम्राज्य को, बृहद चोल साम्राज्य को, बृहद चोल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। बृहद चोल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। फुल स्टॉप। प्रांतों में बांटा गया था। फुल स्टॉप। प्रांत को मंडल कहा जाता था। प्रांत को मंडल कहा जाता था। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। प्रांत का विभाजन प्रांत का विभाजन कमिश्नरी में हुआ था। प्रांत का विभाजन कमिश्नरी में हुआ था, जिसे बलनाडु कहा जाता था। प्रांत का विभाजन कमिश्नरी में हुआ था, जिसे बलनाडु कहा जाता था। प्रांत का विभाजन कमिश्नरी में हुआ था, जिसे बलनाडु कहा जाता था। फुल स्टॉप। कमिश्नरी का विभाजन जिला में हुआ था। कमिश्नरी का विभाजन जिला में हुआ था, जिसे नाडु कहा जाता था। खुर्रम नहीं होगा, यहां पर कर्रम होगा। खुर्रम गलती लिख दिए। कमिश्नरी का विभाजन जिला में हुआ था, जिसे नाडु कहा जाता था। आगे, जिला का विभाजन प्रखंड में हुआ था। जिला का विभाजन प्रखंड में हुआ था, जिसे कर्रम कहा जाता था। जिला का विभाजन प्रखंड में हुआ था, जिसे कर्रम कहा जाता था। फुल स्टॉप। वही उसी में कंटिन्यू। वही प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, वही प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन देखें।
यूपीएससी का जो परीक्षा हुआ 28 तारीख को, देखे हैं क्वेश्चन? अच्छों को हिला कर रख दिया है। लेकिन आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाए हैं, आप अपना कॉपी और यूपीएससी का क्वेश्चन निकाल करके देखिएगा। नहीं देखिएगा तो हम आकर के दिखा देंगे। आपके कॉपी में है ना, जितना पढ़ाए हैं ना प्राचीन भारतीय इतिहास, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कॉपी से आया हुआ है। आप देख लीजिएगा जाकर के, समझ गए? जब यूपीएससी प्रीलिम्स जो 28 तारीख को हुआ है, अच्छों को हिला कर रख दिया है, लेकिन आपके कॉपी से है क्वेश्चन, समझ गए? नहीं तो कहिएगा तो कल हम ला करके दिखा देंगे कौन कौन क्वेश्चन आपके कॉपी से है। दिखा देंगे हम, कहिएगा तो हम ही दिखा देंगे। ठीक है, हम लेते आएंगे, कल दिखा देंगे। याद रहा तो हम कल पक्का लेते आएंगे और दिखा देंगे। आप पूछ लीजिएगा जो 28 तारीख को यूपीएससी प्रीलिम्स दिया है, नानी याद आ गया है। मुश्किल से सही क्वेश्चन 20-25 को लोग बना करके आ पाया, 20-25-30 को। जीएस में हम बोल रहे हैं, जो पिछले साल यूपीएससी पास किया है, इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स दिया, वो सब बोल रहा है नानी याद हमको आ गया क्वेश्चन देख करके, समझ गए? बात हुआ है हमको, हमारे मित्र सब से जो तैयारी कर रहे हैं वो सब बोल रहा था। लेकिन आपके कॉपी में जो प्राचीन पढ़ा है, 4-5 क्वेश्चन आपके कॉपी से, समझ गए? तो बात ऐसा है, इसलिए न कहते हैं कॉपी को याद कीजिए। जब यूपीएससी का क्वेश्चन आपके कॉपी से टैली कर रहा है तो बाद बाकी तो आप छोड़िए। बीपीएससी का क्या औकात, दरोगा का क्या औकात, सिपाही का क्या औकात। सबसे बड़ा परीक्षा कौन होता है? यूपीएससी का परीक्षा होता है ना जी। उससे बड़ा कोई परीक्षा होता है? नहीं होता है, समझे? तो इसलिए कॉपी को पढ़िए, समझे? और इसके बाद टेस्ट हुआ था, टेस्ट दिए थे आप लोग? टेस्ट का रिजल्ट नहीं मिला होगा, हमको पता है। आंसर ही हम नहीं बना पाए थे, समझ गए? तो आंसर आज रात में बना लेंगे, और कल जो है, कल हो सकता है आपका ओएमआर चेक करवा दे, और साथ ही साथ जो है आपको जो है रिजल्ट भी रिजल्ट घोषित कर दे, और 1 to 5 में जो आए हैं उसके विषय में भी बता दे। और जो इनाम का राशि है, पहला 500, दूसरा 200, तीसरा 100 और चौथा 5वां 50 रुपया, ठीक है, वो मिल जाएगा। ठीक है, कल ओएमआर जमा है आप लोग का, ओएमआर चेक होगा, आप ही लोग चेक कीजिएगा। पहले आंसर बनेगा तब ना, आंसर भी दे देंगे। और आप जो पढ़े हुए थे वहीं से तो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपसे बना होगा महाराज, कुछ क्वेश्चन नहीं बना होगा, कुछ क्वेश्चन का आंसर हमको देना है। ऐसे तो देने वक्त पूरा दे देंगे, ठीक है? चलिए लिखिए। था, जहां तक लिखे हैं वहां से आगे। वहीं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। वहीं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। वहीं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी, ग्राम। वहीं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी, ग्राम हुआ करती थी। नीचे से लिखिएगा, नीचे से। स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन, नीचे से लिखिएगा। स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन, स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन, स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन, चोलकाल, स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन चोलकाल की प्रशासनिक व्यवस्था, चोलकाल की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता, चोलकाल के प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता चोलकाल के प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, मानी जाती है, फुल स्टॉप। नीचे से अब अगला पॉइंट, चोलकाल में, नीचे से अगला पॉइंट, चोलकाल में गांव दो प्रकार के होते थे।
चोल काल में गांव 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 विलेज। चोल काल में गांव दो प्रकार के होते थे। एक नंबर में बड़ा गांव। चोल काल में गांव दो प्रकार के होते थे। एक नंबर में बड़ा गांव डैश देकर। बड़े गांव को तनयूर कहा जाता था। तनयूर। बड़े गांव को तनयूर कहा जाता था। बड़े गांव को तनयूर कहा जाता। तनयूर। बड़े गांव को तनयूर कहा जाता था। दो नंबर में छोटा गांव डैश देकर। छोटे गांव को सिरूर कहा जाता था। दो नंबर में छोटा गांव डैश देकर। छोटे गांव को सिरूर कहा जाता था। दो नंबर में छोटा गांव डैश देकर। छोटे गांव को सिरूर कहा जाता था। छोटे गांव को सिरूर कहा जाता था। छोटे गांव को सिरूर कहा जाता था। अब नीचे से लिखिएगा। चोल काल में चोल काल में चोल काल में चोल काल में विशेष वर्ग के चोल काल में विशेष वर्ग के चोल काल में विशेष वर्ग के लोगों के उपस्थिति के आधार पर चोल काल में विशेष वर्ग के लोगों के उपस्थिति के आधार पर चोल काल में विशेष वर्ग के लोगों की उपस्थिति के आधार पर गांव तीन प्रकार के होते थे। गांव तीन प्रकार के होते थे। एक नंबर में ऊर ऊर ऊर। एक नंबर में ऊर डैश देकर। एक नंबर में ऊर डैश देकर। डैश देकर। डैश देकर। वैसे गांव वैसे गांव जहां सर्वसाधारण वैसे गांव जहां सर्वसाधारण वैसे गांव जहां सर्वसाधारण वर्ग के लोग वैसे गांव जहां सर्वसाधारण वर्ग के लोग रहा करते थे। सर्वसाधारण वर्ग के लोग रहा करते थे उसे उड़ कहा जाता था। उसे उड़ कहा जाता था। अब सभा या महासभा। दो नंबर में सभा या महासभा। सभा या महासभा डैश देकर। वैसे गांव वैसे गांव जहां मुख्य तौर पर वैसे गांव जहां मुख्य तौर पर ब्राह्मण वैसे गांव जहां मुख्य तौर पर ब्राह्मण वर्ग के लोग रहते थे। ब्राह्मण वर्ग के लोग रहते थे उसे सभा या महासभा कहा गया। उसे सभा या महासभा कहा गया। उसे सभा या महासभा कहा गया। आगे नगरम। नो गो रो मो नगरम डैश देकर। व्यापारियों के गांव को नगरम कहा जाता था। डैश देकर। व्यापारियों के गांव को नगरम कहा जाता था। डैश देकर। व्यापारियों के गांव को नगरम कहा जाता था। डैश देकर। व्यापारियों के गांव को नगरम कहा जाता था। व्यापारियों के गांव को नगरम कहा जाता था। नगरम कहा जाता था।
आगे लिखिएगा, अब स्टार मार के। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए, हर कालखंड में अलग अलग भाषा का विकास हुआ है। जैसे विजयनगर काल में कन्नड़ भाषा का विकास हुआ है, मुगल काल और दिल्ली सल्तनत में फारसी भाषा का विकास हुआ है। उसी प्रकार से जो चोल काल है, चोल काल में तमिल भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। तमिल भाषा, चोल काल में तमिल भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, जिस कारण चोल काल को तमिल भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। और तमिल भाषा के त्रिरत्न हुआ करते थे कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी। विद्वान का नाम है ये सब। कंबन, कौन सा बना कंबन, कूट टट संयुक्त न कुट्टन और पुगलेंदी, ये तीनों विद्वान का नाम है। इन तीनों विद्वानों को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है और इन तीनों विद्वानों का संबंध लगभग चोल काल से रहा है। तो नीचे से लिखिएगा, चोल काल में तमिल भाषा साहित्य का 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 विकास हुआ। उसी में तमिल साहित्य का त्रिरत्न, तमिल साहित्य का त्रिरत्न, तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी। कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी को माना जाता है, कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी को माना जाता है पुगलेंदी को माना जाता है। देखिए, कहाँ कहाँ आए, कहाँ जा रहा है? माथा चकरा गया। तो बचिएगा कि नहीं बचिएगा? जाइए जाइए, बचिएगा तो है। ये देखिए बैगो लेके जा रहा है तो है इधर। हमको लगा तो जा रहा है एक नंबर। आइए 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 आइए, क्या हुआ है इसको? एडमिशन ले लिए हैं? एडमिशन ले लिए हैं? एडमिशन लिए हाँ या ना? नहीं लिए हैं? जाइए तो। एडमिशन जब नहीं लिया है तो मेरा विद्यार्थी थोड़े है ना, मेरा ना है तो हम क्यों ध्यान देंगे। जाइए आप, जाइए इको पार्क चल जाइएगा, पैसा लीजिएगा, दीजिए हम दे देते हैं। चलिए लिखिए। हाँ अब सुनिएगा आगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा चीजों को। अब देखिए चोल काल की अगर आप बात करेंगे तो चोल काल में जो चोल कालीन राजा हुए वे सभी धर्मों को संरक्षण दिए।
सॉरी, चोलकालीन जो राजा हुए वे मूल तौर पर शैव धर्म को संरक्षण दिए, सॉरी मूल तौर पर शैव धर्म को संरक्षण दिए, लेकिन चोल काल में वैष्णव धर्म का भी विकास हुआ, बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ, जैन धर्म का भी विकास हुआ, हर धर्म का विकास हुआ, लेकिन चोलकालीन जो शासक हुए उसने मुख्य तौर पर शैव धर्म को संरक्षण दिया। तो नीचे से लिखिएगा, चोलकालीन राजा, चोलकालीन राजा, चोलकालीन राजा, चोलकालीन राजा, चोलकालीन राजा मुख्य तौर पर शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, मुख्य तौर पर शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, मुख्य तौर पर शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, संरक्षण प्रदान किया। लेकिन चोल काल में वैष्णव धर्म, लेकिन चोल काल में वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सभी का विकास देखने को मिलता है। चोल खत्म हो गया, ठीक है। आगे राष्ट्रकूट और चालुक्य पढ़ाएंगे, राष्ट्रकूट और चालुक्य पढ़ाएंगे। राष्ट्रकूट चालुक्य पढ़ा दिए, दक्षिण भारत का इतिहास खत्म, प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म। इसके बाद जो है एक है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में राजपूत हो गया, पाल हो गया, सेन हो गया, ये सब के विषय में बताएंगे। और फिर मध्यकाल आ जाएगा, मध्यकाल से पहले पूर्व मध्यकाल और फिर मध्यकाल आ जाएगा, समझ गए। चोल खत्म हुआ। आप लोग बदमाशी किए थे, पढ़ाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ा दिए। देखिए, आप लोग का गलती, सजा आपको मिलेगा। सजा एक तो ये मिल चुका है, चोल काल को शॉर्ट में खींच दिए, एक सजा तो ये मिल चुका है। दूसरा सजा जो अब आपको मिलने जा रहा है, आज क्लास आधा घंटा पहले छोड़ रहे हैं, दूसरा सजा भी मिल गया। और तीसरा सजा जो आपको मिला है, रिवीजन नहीं करवाए हैं। और चौथा सजा आपके लिए ये है कि आज याद भी नहीं करवाएंगे, ठीक है। हाँ, आगे से गलती ना करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो यही चारों सजा आगे भी दोहराया जाएगा। धन्यवाद, हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा, जाइए। अब ऐसे थोड़े मानिएगा आप लोग, एक आध गो चैप्टर उड़ेगा, अपने मानिएगा, समझिएगा कैसे ना।